हम बात करेंगे थेरेप्यूटिक यूजेज। क्या बात करेंगे? थेरेप्यूटिक यूजेज ऑफ एंटी एंजाइनल ड्रग। मतलब जो नाइट्रेट्स है वो कहाँ कहाँ यूज होता है अपार्ट फ्रॉम द एंजाइनल पेक्टोरिस के अलावा हम लोग कहाँ कहाँ यूज करते हैं। ठीक है, तो देखो पहला नाइट्रेट का जो यूज है तो पहला देखो एंजाइना पेक्टोरिस में है। तो अगर नाइट्रेट्स कोई बोलता है कहाँ यूज होता है तो बेसिकली एंजाइना पेक्टोरिस में हम यूज कर रहे हैं। दिस इज द फर्स्ट लाइन ड्रग। सर MCQ डोंट कम इन द एग्जाम। बिल्कुल सही है, MCQ एग्जाम में नहीं आते हैं, बट जो भी बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। आप फार्मासिस्ट की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर आप ड्रग इंस्पेक्टर आने वाले समय में आप तैयारी करोगे है ना। जैसे एम्स फार्मासिस्ट की पता है सैलरी कितनी है? 70 से 80 हजार रुपया है। 70 से 80 हजार रुपया है स्टार्टिंग के। तो अभी से आप तैयारी करोगे तो हो सकता है आफ्टर बी फार्म यू विल क्वालिफाई द एम्स फार्मासिस्ट है ना। तो बेसिकली इसीलिए हम इसको जो है तैयारी कराते हैं। ठीक है, तो एंजाइना पेक्टोरिस में यूज करते हैं, देखो मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन में यूज करते हैं, कंजेस्टिव कार्डियक हार्ट फेलियर में यूज करते हैं, बाइलेरी कोलिक में यूज करते हैं, साइनाइड पॉइजनिंग में यूज करते हैं, वैसोफेजियल स्पाज में यूज करते हैं। तो मतलब देख रहे हो नाइट्रेट्स का जो है 6 जगह पे यूज है। पहला है कार्डियक पे यूज है। दूसरा है नॉन कार्डियक यूज। किस पे? नॉन कार्डियक यूज। तो देखो एंजाइना पेक्टोरिस जो है, एंजाइना पेक्टोरिस है, नाइट्रेट्स का जो यूज है एंजाइना पेक्टोरिस पे है, मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन पे है एंड कार्डियक फेल्योर पे। तो दीज आर द क्या? दिस इज द कार्डियक यूज। बाइलेरी कोलिक, साइनाइड पॉइजनिंग एंड इसोफेजियल। तो अगर कोई बोलता है नाइट्रेट्स का यूज एंजाइनल पेक्टोरिस के अलावा और कहाँ कर सकते हैं, तो बेसिकली एंजाइना पेक्टोरिस के अलावा मायोकार्डियल इस्चीमिया में कर सकते हैं, कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर में कर सकते हैं, बाइलेरी कोलिक में यूज कर सकते हैं, साइनाइड पॉइजनिंग में यूज करते हैं और इसोफेजियल स्पाज में यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसोफेजियल स्पाज में यूज कर सकते हैं। तो 6 यूज है ये नाइट्रेट्स के। ठीक है, तो याद रहेगा 6 यूज है, याद रहेगा। चलो 6 यूजेज है ना। तो पहला एंजाइनल पेक्टोरिस, दूसरा मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन, तीसरा कंजेक्टिव कार्डियक फेल्योर, चौथा बाइलेरी कोलिक एंड पांचवा साइनाइड पॉइजनिंग एंड छठा इसोफेजियल स्पाज। ठीक है, तो ये 6 यूजेज ऑफ नाइट्रेट्स। अब देखो अगर हम बात करेंगे किसका? काइनेटिक का। किसका? काइनेटिक का बात करेंगे। किसका? काइनेटिक का मतलब व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग। मतलब कि एब्जॉर्प्शन क्या होगा, मेटाबॉलिज्म क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा और एलिमिनेशन क्या होता है। ठीक है, तो दिस इज द काइनेटिक। तो आज हम काइनेटिक का बात करेंगे। तो देखो टैबलेट फॉर्म में दे सकते हैं नाइट्रेट्स को, स्प्रे फॉर्म में दे सकते हैं, कैप्सूल के फॉर्म में दे सकते हैं, ट्रांसडर्मल के फॉर्म में दे सकते हैं, इंजेक्शन के फॉर्म में दे सकते हैं और ऑइंटमेंट के फॉर्म में दे सकते हैं। तो मतलब देखो नाइट्रेट्स का जो फार्मूलेशन है वो टैबलेट के फॉर्म में भी है, स्प्रे के भी फॉर्म में है, कैप्सूल के फॉर्म में भी है। अमित कुमार, गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग अमित कुमार, वेरी गुड इवनिंग, है ना। तो अभी जस्ट ही स्टार्ट किया है, तो सबसे पहला पॉइंट हमने यूज ही देखा था, यूज ऑफ नाइट्रेट। दूसरा पॉइंट हम देख रहे हैं फार्मेकोकाइनेटिक। क्या देख रहे हैं? फार्मेकोकाइनेटिक का मतलब व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग। तो देखो इसमें काइनेटिक में देखो प्रिपरेशन हमें अगर देखें, दिस इज प्रिपरेशन नहीं है एक्चुअली, ये क्या है? डोजेस फॉर्म है, दिस इज द डोजेस फॉर्म, है ना। किस डोजेस फॉर्म में है? तो टैबलेट्स के फॉर्म में है, स्प्रे के फॉर्म में है, कैप्सूल के फॉर्म में है, ट्रांसडर्मल के फॉर्म में है, इंजेक्शन के फॉर्म में है और ऑइंटमेंट के फॉर्म में है। ठीक है, तो देखो टैबलेट के फॉर्म में क्या है? 0.5 mg देंगे। कितना? 0। देखो बहुत स्लो डोज देंगे। कैसे देंगे? सबलिंगुअल देंगे। कैसे देंगे? सबलिंगुअल देंगे। कितना मिनट में देख रहे हो? 1 से 3 मिनट। देख रहे हो इतना तगड़ा एक्शन है, मतलब 1 ही मिनट में काम करना ये चालू कर देगा। ठीक है,
देख रहे हो 3 मिनट में, 3 मिनट में ही काम कर रहा है, मतलब 1 से 2 मिनट में ही ये काम करना स्टार्ट कर दे रहा है। कौन? नाइट्रेट। दूसरा देखो स्प्रे है, तो इसको भी हम लोग सबलिंगुअल ही दे देंगे, सबलिंगुअल स्प्रे देंगे, है ना। ये भी 2 मिनट में ही काम कर रहा है। कैप्सूल में देखो ओरल देते हैं, कैप्सूल का क्या है, ओरल है, कैप्सूल का क्या है, ओरल है। कितना देंगे? 5 से 15 mg। तो कहने का मतलब अभी तक जो तुमने देखा है, जो नाइट्रेट्स है, जो नाइट्रेट्स है, जो सब लिंगुअल देते हैं, मतलब जो जीभ के नीचे देते हैं, वो 0.5 mg देते हैं। देख रहे हैं 0.5 mg, मतलब आधे ग्राम से भी कम है, आधे ग्राम से भी कम है। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये बहुत ही फास्ट है और बहुत ही लो डोज पे काम करता है, बहुत ही पोटेंशियल है। क्या है? बहुत ही पोटेंशियल है ये ड्रग नाइट्रेट्स। तो नाइट्रेट बेसिकली यूज इन द एंजाइनल पेक्टोरिस में, एंजाइनल पेक्टोरिस में, एंजाइनल पेक्टोरिस के अलावा कहाँ यूज करते हैं? एमआई में यूज करते हैं। उसके बाद कहाँ पर यूज करते हैं? सीएचएफ में यूज करते हैं। उसके बाद कहाँ यूज करते हैं? बाइलेरी कोलिक में यूज करते हैं। उसके बाद कहाँ यूज करते हैं? साइनाइड पॉइजनिंग में यूज करते हैं। उसके बाद कहाँ यूज करते हैं? उसके बाद हम लोग यूज करते हैं ईसोफेगियल वैसोस्पाज में यूज करते हैं। तो 6 तरीके का ये यूज है, छह छह जगह पे हम लोग सिक्स सिक्स जगह पे हम लोग ये क्या यूज करते हैं? नाइट्रेट्स को। ठीक है। तो देखो टैबलेट के फॉर्म में है, स्प्रे के फॉर्म में, कैप्सूल के फॉर्म में, ट्रांसडर्मल, इंजेक्शन और में। इंजेक्शन की बात करें तो देखो ये क्या है, इंट्रा आईवी देते हैं। क्या देते हैं? आईवी देते हैं। और कितना देते हैं? 2 to 20, है ना। मतलब 5 mg पर ml, 5 mg पर ml हम लोग देते हैं। ठीक है। देख रहे हैं नाइट्रोजेट, ये दिस इज द ट्रेड नेम, है ना, ट्रेड नेम है ये। इसको याद करने की जरूरत नहीं है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। बस आपको इतना याद करना है कि टैबलेट फॉर्म में कितना एमजी देते हैं और किस रूट से देते हैं, सब लिंगुअल देते हैं। ठीक है। यही याद करना है, यही याद करना है। ठीक है। टैबलेट फॉर्म में कितना देते हैं? 0.5 mg। स्प्रे में 0 मतलब देख रहे हो सब में, यहाँ 0.5 mg है, यहाँ 0.4 mg है। यहाँ से कैप्सूल में देखो सबसे ज्यादा डोज कहाँ पे है? कैप्सूल में है। क्यों? क्यों ऐसा ज्यादा है डोज? भारती तुम बताओ कैसा क्यों ज्यादा है यहाँ पे? यहाँ पे देख रहे हो टैबलेट का जो है डोज क्या है, कैप्सूल में नाइट्रेट का जो है 5 से 15 mg है, जबकि यहाँ पे 0.5 mg है। ऐसा क्यों है? कोई बता सकता है ऐसा क्यों है? अमित कुमार, बोलो। यहाँ पे 0.5 mg है और यहाँ पे 5 से 15 mg, ऐसा क्यों है? यहाँ पे डोज ज्यादा है, यहाँ पे डोज कम है। कोई तो ऐसा रीजन होगा। आप लोग बताइए। भारती, चलो हम ही बता देते हैं। ब्लैक, ब्लैक, ब्लैक का मतलब क्या है? ब्लैक का मतलब कुछ नहीं होता है, ब्लैक का मतलब कुछ नहीं होता है। यहाँ इसलिए जाता है, देखो ओरल जब भी कोई ड्रग लोगे, तो जब भी ओरल ड्रग दोगे, तो ओरल सबसे पहले कहाँ जाएगा? स्टमक में जाएगा। स्टमक के बाद इंटेस्टाइन में जाएगा। तो इंटेस्टाइन के बाद कहाँ जाएगा? हिपैटिक सर्कुलेशन में जाएगा। फिर हिपैटिक सर्कुलेशन से कहाँ जाएगा? लीवर में जाएगा। कहाँ जाएगा? लीवर में जाएगा। तो लीवर में क्या हो जाएगा? इसका मेटाबॉलिज्म होगा। क्या हो जाएगा? मेटाबॉलिज्म। तो मतलब अगर 5 से 10 15 ग्राम दिए हो, तो अब देखो मेटाबॉलिज्म के बाद ही क्या होगा? सर्कुलेशन में जाएगा, सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाएगा, सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाएगा। तो कहने का मतलब अगर 5 mg दिए हो, तो ये सिस्टमिक सर्कुलेशन में हो सकता है 0.5 mg दे जाए, और क्या 0.4 mg क्या होगा? 0.4 mg क्या हो जाएगी? डिग्रेडेड हो जाएगी। ठीक है। तो ओरल हमेशा, इसी को बोलते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, इसकी इसी को क्या बोलते हैं? फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म का मतलब ये होता है, याद रखो, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म का ये होता है।
फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म का आप मतलब समझो भैया। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म का मतलब कि कोई भी ड्रग हो, अगर कोई भी ड्रग हो, ठीक है, कोई भी ड्रग हो, अगर वो ओरल आप ले रहे हो, क्या ले रहे हो, ओरल ले रहे हो, ठीक है, ओरल ले रहे हो, ओरल के बाद वो हमेशा लीवर में ही जाएगा। दुनिया का कोई भी ड्रग हो, अगर आपने ओरल लिया है तो वो लीवर में ही जाएगा। तो लीवर में अगर जाएगा तो इसका क्या होगा, मेटाबॉलिज्म होगा। क्या होगा, मेटाबॉलिज्म होगा। तो मतलब जो भी ड्रग लीवर में मेटाबोलाइज हो जाता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, ठीक है। लेकिन आईवी के साथ ऐसा नहीं है। आईवी क्या होती है, डायरेक्ट सिस्टमिक सर्कुलेशन में चली जाती है, लीवर में नहीं जाती है। सब लिंगुअल के साथ ऐसे नहीं है, रेक्टल के साथ ऐसा नहीं है, उसके बाद वजाइनल के साथ, वजाइनल रूट के साथ ऐसा नहीं है, उसके बाद आपका जो है, आपका जो है सब लिंगुअल के साथ ऐसा नहीं है। लेकिन ओरल के साथ सबसे ज्यादा फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म है, ठीक है। इसीलिए कैप्सूल का डोज जब क्या होता है, ज्यादा होता है, कैप्सूल का डोज ज्यादा होता है, समझ गए। चलो, साइड इफेक्ट, अगर हम साइड इफेक्ट देंगे, किसका साइड इफेक्ट किसका देखेंगे, हेडेक, हाई नाइट्रेट्स का साइड इफेक्ट देखेंगे। क्या देखेंगे, नाइट्रेट्स का साइड इफेक्ट क्या है। तो हेडेक है, फ्लशिंग है, हाइपोटेंशन है, डिजीक है, ठीक है। तो कहने का मतलब हेडेक क्यों हो रहा है, हेडेक क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है कि जो नाइट्रेट्स होती है, वो जो नाइट्रेट्स होती है वो ट्रिपल बी को क्या करती है, ट्रिपल बी, ट्रिपल बी समझते हो, ट्रिपल बी, ट्रिपल बी समझते हो। कोई बताएगा ट्रिपल बी क्या है। देखो, ट्रिपल बी को बोलते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर। क्या बोलते हैं, ब्लड ब्रेन बैरियर। तो ये क्या होती है, पूरे ब्लड को ऐसे कवर, ब्रेन को ऐसे कवर करके रखती है। क्या करती है, इसे कवर करके रखती है। तो जितना भी नाइट्रेट्स है, इस ब्रेन को क्या कर देती है, इस ब्लड ब्लड ब्रेन बैरियर को क्या करती है, क्रॉस कर देती है। और जैसे ही क्रॉस कर देगी, जो क्रेनियम ब्लड वेसल्स है, जो क्रेनियम ब्लड वेसल्स है, उसको डायलेट कर देगी। क्या कर देगी, डायलेट कर देगी। और जब डायलेट कर देगी, क्या होगा, ब्लड का प्रेशर क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। और जब ब्लड का प्रेशर गिर जाएगा तो उसको क्या हो जाएगा, हेडेक होगा। क्या होगा, हेडेक होगा। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेडेक होगा। और हाइपोटेंशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन मतलब बीपी जो है वो गिर जाएगी, क्योंकि पहले इतना इतना पहले इतना 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 इसकी ब्लड वेसल की जो है डायमीटर थी, लेकिन जैसे ही नाइट्रेट हमने दिया, इसका साइज बढ़ के यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया। तो यहाँ पे अब ब्लड प्रेशर क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। यहाँ पे ब्लड प्रेशर क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। इसीलिए इसको बोलते हैं हाइपोटेंशन। तो साइड इफेक्ट याद रखेंगे, हेडेक होगा। हेडेक इज द मेन साइड इफेक्ट ऑफ द नाइट्रेट्स। और दूसरा साइड इफेक्ट मेन है हाइपोटेंशन, ठीक है। तो बेसिकली टू साइड इफेक्ट है, वन इज द हेडेक, अनदर इज द हाइपोटेंशन। यू कैन लर्न द अनदर साइड इफेक्ट लाइक अ फ्लशिंग एंड डिजीनेस, लाइक अ फ्लशिंग एंड डिजीनेस, ठीक है गाइस। तो साइड इफेक्ट हो गया। तो देखो हम लोग क्या क्या पढ़ लिए, यूज पढ़ लिए, नाइट्रेट्स का यूज क्या है वो पढ़ लिया। दूसरा फार्मेकोकाइनेटिक क्या है, तो फार्मेको का है 0.5 mg, है ना, टैबलेट, कैप्सूल, स्प्रे, ऑइंटमेंट, कई सारे फार्म है। उसके बाद साइड इफेक्ट पढ़ लिया। उसके बाद अब नेक्स्ट नेक्स्ट हेडिंग इज द कंट्रा इंडिकेशन ऑफ नाइट्रेट्स। कंट्रा इंडिकेशन ऑफ नाइट्रेट्स, ठीक है, कंट्रा इंडिकेशन ऑफ नाइट्रेट। तो देखो, हाइपर सेंसिटिविटी मतलब एलर्जी के पेशेंट को नहीं देना है, इसको एलर्जी के पेशेंट को नहीं देना है। दूसरा, सीवियर एनीमिया के केस में नहीं देखना है, ठीक है, सीवियर एनीमिया के केस में नहीं है। और कोई भी सेरिब्रल हिमोरेज हो, है ना, ब्रेन में किसी भी तरीके का क्या हो, चोट हो, हिमोरेज हो, तो उस कंडीशन में हम लोग नाइट्रेट्स को नहीं देंगे। तो दिस इज द कंट्रा इंडिकेशन ऑफ नाइट्रेट्स। मतलब अगर आप नाइट्रेट किसी को दे रहे हो, तो आपको देखना पड़ेगा कि उसको कहीं एलर्जी तो नहीं है। पहला काम, एलर्जी तो नहीं है। दूसरा काम, सीवियर इनीमिया, उसको ब्लड की कमी तो नहीं है, ब्लड की कमी तो नहीं है, ठीक है, ब्लड की कमी नहीं है। तीसरा, उसके ब्रेन में किसी भी तरीके का हिमोरेज तो नहीं है, ब्लीडिंग तो नहीं होती है उसके ब्रेन में। क्यों, क्योंकि ये ट्रिपल बी को क्रॉस कर लेगा, और जो क्रेनियम ब्लड वेसल है उसको क्या कर देगी, डायलेट कर देगी। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। कमेंट में बताओ समझ में आ रहा है।
द 3 वर्ड बोल रहे हैं। यस सर। इफ यू क्राई, अमित बोला इफ यू क्राई मतलब। यस सर। इफ यू क्राई। यस सर। ठीक है। तो कंट्राइंडिकेशन हम लोग पढ़ लिए। अब नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे पोटेशियम चैनल ओपनर। नेक्स्ट कैटेगरी की ड्रग है पोटेशियम चैनल ओपनर। ठीक है। सर प्लीज एक्सप्लेन वन मोर टाइम। ठीक है। तो सर प्लीज एक्सप्लेन मोर वन टाइम। तो देखो हम लोग अभी स्टार्ट हम जो किए थे, तो सबसे पहला देखो हम लोग यूज यूज सबसे पहला हम लोग क्या स्टार्ट किए थे, यूज यूज हम लोग स्टार्ट किए थे। तो 6 यूजेस थे नाइट्रेट्स के। 6 यूजेस, पहला था एंजाइनल पेक्टोरिस, दूसरा था मायोकार्डियल इस्चीमिया, मायोकार्डियल इस्चीमिया, तीसरा था सीएचएफ, है ना। तीसरा क्या था, सीएचएफ था। चौथा क्या था, चौथा बताओ, चौथा था आपका साइनाइड पॉइजनिंग, साइनाइड पॉइजनिंग, है ना। पांचवा क्या था, बाइलरी कोल कोली बाइलरी कोलिक, बाइलरी कोलिक, बाइलरी कोलिक में यूज करते हैं। उसके बाद आपका क्या है, यूसोफेजियल वैसोस्पाज में यूज करते हैं। दिस इज द यूज ऑफ नाइट्रेट्स, दिस इज द यूज ऑफ नाइट्रेट्स। ठीक है, दिस इज द यूज ऑफ नाइट्रेट्स। ठीक है, तो ये 6 यूजेस है नाइट्रेट्स के, है ना। 6 यूजेस है, आपको याद करने ही होंगे। 6 यूजेस है ना। अब हमने बताया था काइनेटिक, अब हमने क्या बताया था, काइनेटिक। अब हमने बताया था काइनेटिक। काइनेटिक में देखो, काइनेटिक में क्या है, काइनेटिक में क्या है, काइनेटिक में क्या है। पहला तो हम लोग क्या दे रहे हैं, पहला हम लोग नाइट्रेट दे रहे हैं। तो पहला हम लोग दे रहे हैं टैबलेट दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, टैबलेट। दूसरा हम लोग दे रहे हैं कैप्सूल, कैप्सूल दे रहे हैं। ठीक है। तीसरा हम लोग दे रहे हैं स्प्रे दे रहे हैं, स्प्रे के फॉर्म में दे रहे हैं। चौथा हम लोग दे रहे हैं ऑइंटमेंट के फॉर्म में दे रहे हैं, ऑइंटमेंट के फॉर्म में दे रहे हैं। पांचवा हम लोग दे रहे हैं आईवी रूट दे रहे हैं। कैसे दे रहे हैं, आईवी दे रहे हैं, इंट्रावेनस पेरेंट्रल दे रहे हैं। देख ठीक है। टैबलेट में हम लोग दे रहे हैं 0.5 mg। कितना, 0.5 mg। कैसे दे रहे हैं, ओरल सबलिंगुअल दे रहे हैं। ठीक है। कैप्सूल कितना दे रहे हैं, 5 से 15 mg दे रहे हैं, 5 से 15 mg दे रहे हैं, 5 से 15 mg। कैसे दे रहे हैं, ओरल दे रहे हैं। ठीक है। स्प्रे हम लोग दे रहे हैं 4 टू या फिर 5 to 10 mg, 10 mg स्प्रे हम लोग यूज कर रहे हैं। ऑइंटमेंट भी 2% हम लोग ऑइंटमेंट यूज कर रहे हैं। आईवी हम लोग कितना कर रहे हैं, 5 mg, 5 mg यूज कर रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे मोड ऑफ एक्शन जो है, एक्शन टाइम कितना है, यहाँ से 2 से 3 मिनट है। कितना, 2 से 3 मिनट है। ठीक है, 2 से 3 मिनट है। तो दिस इज द काइनेटिक ऑफ द, काइनेटिक ऑफ नाइट्रेट्स, काइनेटिक ऑफ नाइट्रेट्स। फिर हमने हमने तीसरा पॉइंट क्या पढ़ा, तीसरा पॉइंट हमने ये पढ़ा कि व्हाट आर द साइड इफेक्ट ऑफ, व्हाट आर द साइड इफेक्ट ऑफ, व्हाट आर द साइड इफेक्ट ऑफ नाइट्रेट्स। हमने पढ़ा व्हाट आर द साइड इफेक्ट ऑफ नाइट्रेट। तो देखो पहला साइड इफेक्ट नाइट्रेट का क्या था, हेडेक था, हमने हेडेक बता दिया था, हेडेक था। दूसरा क्या था, दूसरा क्या था, दूसरा दूसरा क्या था, दूसरा था हाइपोटेंशन था, हाइपोटेंशन था। तीसरा क्या था, तीसरा क्या था, डिजीनेस था, डिजीनेस था। चौथा क्या था, चौथा क्या था, फ्लशिंग था, फ्लशिंग था, फ्लशिंग, है ना, फ्लशिंग था। तो दिस इज द साइड इफेक्ट ऑफ नाइट्रेट्स। अब हमने चौथा पॉइंट हमने क्या पढ़ा था, बोलो। चौथा पॉइंट हम लोग पढ़े थे कंट्रा इंडिकेशन। क्या पढ़े थे, कंट्रा इंडिकेशन। तो कंट्रा इंडिकेशन मतलब किस किस कंडीशन में हम लोग नहीं दे सकते। तो पहला हम लोग एलर्जी के केस में, हम लोग एलर्जी के केस में हम लोग नहीं दे सकते। देखो पहला केस था एलर्जी के केस में नहीं दे सकते। दूसरा केस में सेरिब्रल हिमोरेज के केस में नहीं दे सकते हैं, सेरिब्रल हिमोरेज के केस में नहीं दे सकते। तीसरा केस में नहीं दे सकते, सीवियर हाइपोटेंशन के केस में नहीं दे सकते, है ना, हाइपोटेंशन के केस में नहीं दे सकते। ठीक है, हाइपोटेंशन के केस में नहीं दे सकते हैं। तो ये 4 पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया। देखो हमको याद हो गया है, तुमको याद करना ही पड़ेगा। ये सारी चीजें देखो तुमको याद करना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब हम तुम्हारे दिमाग में नहीं डाल देंगे, तो इसका नोट्स बना लो।
है ना, कॉपी पेन लेके बैठा करो, नोट्स बनाते रहा करो, है ना, नहीं तो बाद में 2x पे वीडियो देख लिया करो कि नोट्स कैसे बना लेते हैं, सारा नोट्स तैयार करो। नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट्स अगर तैयार करते जाओगे तो जब भी रिवीजन का टाइम है अपना नोट्स उठाया रिवीजन कर लिया, ठीक है, तो नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली नोट्स के लिए हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो देखो हम लोग नाइट्रेट्स खत्म कर दिए, देखो ये हम जो पॉइंट थी ये हम लोग खत्म कर दिए, इतना पॉइंट हम लोग खत्म कर दिए। नाइट्रेट्स को क्या है हम लोग खत्म कर दिए नाइट्रेट। देखो देखो बीटा ब्लॉकर हम लोग इसलिए अभी नहीं पढ़ा रहा हूं मैं बीटा ब्लॉकर, क्योंकि बीटा ब्लॉकर को हम डिटेल में पढ़ेंगे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है, एएनएस पे पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद कैल्शियम चैनल ब्लॉकर को, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर को देखो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर को हम लोग पढ़ चुके हैं, कहां पर, हाइपरटेंशन के केस में, हाइपरटेंशन के केस में हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर जिनको नहीं समझ में आ रहा है तो वो जाके प्रीवियस क्लास में जाके देख लें, ठीक है। तो देखो हम ये पढ़ चुके हैं, ये अभी नाइट्रेट्स हम यहाँ पढ़ चुके हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर पढ़ चुके हैं। बीटा ब्लॉकर हम इसलिए नहीं इसको छू रहे हैं क्योंकि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में पूरा डिटेल है, एएनएस में पूरा डिटेल है, तो अभी हम एएनएस चालू करेंगे, ठीक है। तो अब हम बात करें ये ड्रग का, निकोरेन ड्रिल का, किसका, निकोरेन ड्रिल का, निकोरेन ड्रिल का, ठीक है, निकोरेन ड्रिल का हम बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद निकोरेन ड्रिल के बाद अदर एंटी एंजाइनल ड्रग के बारे में बात करें, ठीक है, ठीक है गाइस। तो चले आगे बढ़े, समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं। चलो चलो हम बात करेंगे मोड ऑफ एक्शन ऑफ पोटेशियम चैनल ओपनर, मोड ऑफ एक्शन ऑफ पोटेशियम चैनल ओपनर किसका, क्या क्या नाम है, निकोरेन ड्रिल, क्या है, निकोरेन ड्रिल, दिस इज द वेरी फेमस ड्रग, ठीक है। तो निकोरेन ड्रिल क्या करता है, पोटेशियम चैनल को क्या कर देता है, ओपन कर देता है, क्या कर देता है, ओपन कर देता है। तो कहने का मतलब देखो ये सेल है, ये सेल है, ये सेल है, तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या होगा, पोटेशियम आयन चैनल होगा, क्या होगा, पोटेशियम आयन चैनल होगा, यहाँ पे क्या होगा, पोटेशियम आयन चैनल होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब देखो बाहर में सोडियम ज्यादा रहता है, अंदर में क्या होता है, पोटेशियम ज्यादा रहता है, ठीक है। पोटेशियम इज द इंट्रासेल्युलर एलिमेंट और सोडियम इज द एक्स्ट्रा सेल्युलर एलिमेंट, ठीक है। तो ये क्या करेगा, पोटेशियम चैनल को क्या कर देगा, ओपन कर देगा। ये पोटेशियम चैनल को ओपन कर देगा तो सारा पोटेशियम अब क्या होने लगा, देखो ओपन द पोटेशियम एटीपीएच चैनल, ये क्या है, दिस इज द पोटेशियम एटीपीएच चैनल है, ठीक है, ये क्या है, पोटेशियम एटीपीएच चैनल। अब जैसे ही पोटेशियम एटीपीएच चैनल ओपन होगा क्या होगा, इनहांस द पोटेशियम इनफ्लेक्स, ठीक है। मतलब ये पोटेशियम क्या होने लगेगा, बाहर जाने लगेगा, और जैसे ही बाहर जाने लगेगा तो ये सेल जो है, दिस इज द सेल, दिस इज द सेल मेम्ब्रेन, ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन, इस मेम्ब्रेन का क्या हो जाएगा, हाइपर पोलराइजेशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हाइपर पोलराइजेशन। अब देखो जैसे ही पोटेशियम बाहर जाने लगता है तो क्या होगा, पोटेशियम, देखो जब सोडियम आता है तो कैल्शियम भी आता है, लेकिन अब यहाँ पे क्या है, पोटेशियम बाहर जा रहा है तो सोडियम अंदर नहीं आएगा। अब जब सोडियम अंदर नहीं आएगा तो जो कैल्शियम चैनल है, क्या है, कैल्शियम चैनल है, जो क्या है, कैल्शियम चैनल है। अब ये कैल्शियम अंदर नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि जब पोटेशियम अंदर आएगा तभी कैल्शियम अंदर आएगा, ठीक है। तो अब देखो पोटेशियम बाहर जाने लगा है तो मेम्ब्रेन का क्या हो गया, हाइपर पोलराइजेशन हो गया है, क्या हो गया, हाइपर पोलराइजेशन हो गया। अब जब मेम्ब्रेन का हाइपर पोलराइजेशन हो गया तो कैल्शियम का एंट्री क्या हो गया, बंद हो गया। तो जब कैल्शियम का एंट्री बंद हो गया तो रिड्यूस इंट्रासेलुलर कैल्शियम आयन, है ना। तो अब जब कैल्शियम आयन आएगा नहीं तो कैल्शियम आयन क्या करेगा, जब ये एमएलसीके जो होती है, एमएलसीके, ये एमएलसीके क्या होगी, ये एमएलसीके फास्फेट में कन्वर्ट नहीं होगी। अब जब एमएलसीके फास्फेट में कन्वर्ट नहीं होगी तो भैया अब देखो कैल्शियम नहीं आया, तो जो मायोसिन है, मायोसिन का फास्फोरिलाइजेशन नहीं होगा, मतलब मायोसिन जो है, ये मायोसिन जो होगी वो पी में नहीं कन्वर्ट होगी। अब जैसे पी में नहीं कन्वर्ट होगी, क्यों, क्योंकि कैल्शियम की एंट्री क्या हो गई है, बंद हो गई है, कैल्शियम की एंट्री क्या हो गई, बंद हो गई है। अब जब ये पी में नहीं कन्वर्ट होगी तो ये क्या होगा, ये मायोसिन जो होगी वो एक्टिन के साथ क्या होगा, एक्टिन के साथ बाइंड नहीं करेगा। अब जब मायोसिन और एक्टिन जो है बाइंड नहीं करेंगे तो ये मसल जो है वो मसल क्या
होगा, मसल का कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा। तो मसल का कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा तो मतलब क्या हो जाएगा सर, स्मूथ मसल रिलैक्सेशन हो जाएगी। क्या हो जाएगी, स्मूथ मसल का रिलैक्सेशन हो जाएगा। कहने का मतलब जो ये आपका ब्लड वेसल था पहले इतना इतना डायमीटर था, लेकिन जैसे ही आपने पोटेशियम चैनल ओपनर दिया तो ये मसल क्या हो गया, ये ब्लड वेसल का अब डायमीटर कितना हो गया, इतना हो गया। ठीक है, इतना हो गया। ठीक है, तो अब यहां से ब्लड का जो है, ब्लड जो है इजीली पास करेगा। अब ब्लड इजीली पास करेगा तो ऑक्सीजन भी इजीली पास करेगी, और ऑक्सीजन इजीली पास करेगी तो जितना कार्डियक को ऑक्सीजन चाहिए उतना ऑक्सीजन मिलेगा। ठीक है, समझ में आया पोटेशियम चैनल ओपनर का कैसे काम करता है। अमित कुमार, भारती, बोलो। नो सर, अरे एक बात समझो, देखो यार, देखो ये क्या है, ये स्मूथ मसल का सेल है। अरे यहाँ समझो, ये क्या है, ये क्या है, ये ब्लड वेसल्स है। क्या है, ये ब्लड वेसल्स है। क्या है, ये ब्लड वेसल्स है। ठीक है, अब हमने बताया था कि अब देखो ये ब्लड वेसल्स है। अब देखो मैंने बताया था कि इसके 3 लेयर होते हैं। कितने लेयर होते हैं इस ब्लड वेसल में, 3 लेयर होती है। ठीक है, तो जो बाहर वाली जो लेयर होती है उसको बोलते हैं मीडिया एक्सटर्ना, और जो मिडिल वाली लेयर होती है इसको बोलते हैं ट्यूनिका मीडिया। क्या बोलते हैं, ट्यूनिका। दिस इज द ट्यूनिका एक्सटर्ना, दिस इज ट्यूनिका मीडिया एंड दिस इज द ट्यूनिका इंटरना। ठीक है, तो ट्यूनिका इंटरना और ट्यूनिका मीडिया के बीच में स्मूथ मसल सेल होती है जो जो तुम्हारे ब्लड वेसल को कॉन्ट्रैक्ट करती है और रिलैक्स करती है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, इस स्मूथ मसल को इस तरीके से बना लेंगे। क्या कर लेंगे, इस तरीके से बना लेंगे। ठीक है, दिस इज द वन स्मूथ मसल सेल। अब देखो स्मूथ मसल सेल है तो सेल किसकी बनी होती है, जो सेल की मेम्ब्रेन होती है उसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलती है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बहुत सारे चैनल का एक्टिवेट करते हैं, चैनल रखते हैं। तो देखो अब कोई, देखो ये सेल के अंदर इंट्रासेलुलर है और ये सेल के बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर है। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये मेम्ब्रेन जो होती है बहुत सारी चैनल कंटेन करती है। तो हमको यहाँ पे सिर्फ 2 चैनल का मतलब ये रखना है, 2 चैनल का मतलब रखना है। ठीक है, 2 चैनल का मतलब रखना है। ये वाली चैनल का नाम है पोटेशियम एटीपीएच चैनल, दिस इज द पोटेशियम एटीपीएच चैनल। ठीक है, और ये वाली चैनल का नाम है कैल्शियम। समझ गए, ये बात समझ गए। अब देखो हमने क्या दे दिया है, हमने क्या दे दिया है पेशेंट को, निकोरेन ड्रिल। क्या दे दिया है, निकोरेन ड्रिल। ठीक है, अब निकोरेन ड्रिल क्या होगा, ओरल खाएगा, टैबलेट फॉर्म में लिया, स्टमक में गया, फिर इंटेस्टाइन में गया, फिर इंटेस्टाइन से हिपैटिक सर्कुलेशन में गया, फिर लीवर में गया, फिर मेटाबॉलिज्म हुआ, फिर क्या आ गया, सिस्टमिक सर्कुलेशन में गई। अब सिस्टमिक सर्कुलेशन में गई तो मतलब ब्लड वेसल्स में आई, ब्लड वेसल में मतलब कहाँ आ गई, यहाँ स्मूथ सेल के पास आ गई। अब स्मूथ सेल के पास जैसे ही पहुंचेगी तो ये क्या करेगी, इस पहले ये जो चैनल थी वो बंद थी, जब तक निकोरेन ड्रिल नहीं आया था तब तक ये चैनल बंद था। लेकिन जैसे ही निकोरेन ड्रिल आया, जैसे ही निकोरेन ड्रिल आया तो अब ये चैनल क्या हो गया, अब ये चैनल क्या हो गया, बोलो, ये चैनल ओपन हो गई। तो जो अंदर पोटेशियम था वो क्या हो गया, बाहर जाने लगा। जो पोटेशियम क्या अंदर था वो कहाँ जाने लगा, बाहर जाने लगी। ये पोटेशियम सब बाहर है। अब जैसे ही पोटेशियम का लेवल कम हो गया, ये जैसे ही पोटेशियम का लेवल कम हो गया तो ये जो मेम्ब्रेन है ये किस में चली गई, हाइपर पोलराइजेशन में चली गई। कैसे, हाइपर पोलराइजेशन, मतलब हाइपर पोलराइजेशन में जैसे गई तो इस कैल्शियम चैनल को क्या कर दिया, इसने ब्लॉक कर दिया। कैल्शियम चैनल को क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया। अब देखो कैल्शियम चैनल को ब्लॉक कर देगा तो मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए, चाहे स्मूथ मसल हो, चाहे स्केलेटल मसल हो, चाहे कार्डियक मसल हो, इन तीनों को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए क्या चाहिए, बोलो, कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए क्या चाहिए, कैल्शियम चाहिए। अब यहाँ पे कैल्शियम आ नहीं रहा है। अब जब कैल्शियम आएगा नहीं तो जो मसल प्रोटीन है, जे मायोसिन और एक्टिन, क्या है, मायोसिन और एक्टिन। ठीक है, मायोसिन और एक्टिन 2 मसल को प्रोटीन है। तो अब ये कॉन्ट्रैक्ट
कॉन्ट्रैक्टाइल मसल प्रोटीन है। तो अब क्या करेगा, जब कैल्शियम आएगा नहीं तो ये मायोसिन और एक्टिन का जो है कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग नहीं होगा। क्या नहीं होगा? कपलिंग, मतलब जुड़ेंगे नहीं। अब जब जुड़ेंगे नहीं तो मसल का जो है कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा। क्या हो जाएगा? रिलैक्सेशन हो जाएगा। तो भैया देखो, अब स्मूथ मसल का क्या हो जाएगा? रिलैक्सेशन हो जाएगा। ठीक है, देखो मेम्ब्रेन हाइपरपोलराइज में चली गई, फिर हाइपरपोलराइजेशन में कैल्शियम की एंट्री क्या हो गई? कम हो गई, जिसके वजह से रिड्यूस इंट्रासेलुलर कैल्शियम आया। अब जब इंट्रासेलुलर कैल्शियम आया, रिड्यूस हुआ, तो एक्टिन, हम इसमें एक वर्ड और जोड़ देते हैं, एक्टिन और मायोसिन का कपलिंग नहीं हुआ। अब मायोसिन का, एक्टिन और मायोसिन का कपलिंग नहीं हुआ तो स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुई, तो क्या हो गई? स्मूथ मसल रिलैक्स हो गई। अब जब रिलैक्स हो गई तो कहने का मतलब, पहले पहले जो है साइज थी ब्लड वेसल का, डायामीटर इतना था। ठीक है, पहले इतने में ब्लड बह रहा था, है ना, ट्रेवल कर रहा था। लेकिन जैसे पोटेशियम चैनल ओपनर दिए, अब इसकी साइज इतनी हो गई, इसकी साइज इतनी हो गई। तो अब आप बताओ भारती, यहाँ ब्लड फ्लो आसान होगा या यहाँ ब्लड फ्लो आसान होगा? आप बताओ। जाहिर सी बात, सेकंड वाले में ब्लड फ्लो आसानी होगी, सेकंड वाले में ब्लड फ्लो आसानी होगी। तो भैया एंजाइनल पेक्टोरिस में क्या है? ऑक्सीजन की डिमांड, ऑक्सीजन की क्या हो गई थी? कमी हो गई, डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन इन्हें कहा कार्डियक सेल। तो हमको यहाँ पे ऑक्सीजन ही तो देना है कि वो कार्डियक सेल को, तभी तो मायोकार्डिया, तभी तो एंजाइनल पेक्टोरिस में जो है, हाँ बिल्कुल, यह सब सेकंड में ज्यादा होगी। तो इसमें जब ब्लड का फ्लो ज्यादा होगा, ब्लड ज्यादा जाएगा तो ऑक्सीजन भी तो भैया जाएगा। जो ऑक्सीजन की कमी हुई थी एंजाइनल पेक्टोरिस में, अब ये ऑक्सीजन पूरी तरीके से पहुंचने लगा। तो ट्रीट हुआ या नहीं हुआ एंजाइनल पेक्टोरिस? ट्रीट हो रहा है या नहीं हो रहा है निकोरेन ड्रिल से? बिल्कुल हो रहा है। लेकिन ये निकोरेन ड्रिल जो है, इतना ज्यादा डॉक्टर प्रिस्क्राइब नहीं करते हैं। सबसे ज्यादा नाइट्रेट्स यूज करते हैं। क्यों नाइट्रेट्स यूज कर? भाई इतना ज्यादा पेन है, इतना ज्यादा पेन है ना, इतना ज्यादा पेन है। अब नाइट्रेट्स कितने मिनट, 1 मिनट में काम करता है। और ये निकोरेन ड्रिल तुम्हारा जो है 2 घंटे बाद काम करेगा। तो भैया 2 घंटा बाद, 2 घंटा पेन वो सहेगा? आप बोलो, 2 घंटा पेन सहेगा? पेशेंट 2 घंटा पेन सहेगा? नहीं सह सकता। आदमी जो है थोड़ा पेन नहीं सह पाता है, उसको तो पेन सिंड्रोम है। तब तो इसीलिए निकोरेन ड्रिल को, अब समझ में आया मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ निकोरेन ड्रिल? बोलो। बहुत बढ़िया, आप बोल रही है सही, समझ में आ गए। चलो, निकोरेन ड्रिल कितना यूज करते हैं? 5 से 10 mg इन द टैबलेट। ठीक है, इंजेक्शन भी यूज करते हैं और टैबलेट के फॉर्म में भी यूज करते हैं, याद रखेंगे। ठीक है, अब देखो एडवर्स इफेक्ट ऑफ निकोरेन ड्रिल क्या है? फ्लशिंग है, पाल्पिटेशन है, वीकनेस है, डिजीनेस है, नाउजिया है, वोमिटिंग है। ठीक है, फ्लशिंग है, पाल्पिटेशन है, वीकनेस है ना, वीकनेस है, डिजीनेस है, नाउजिया एंड वोमिटिंग है। ठीक है, तो दिस इज द वेरी कॉमन साइड इफेक्ट। ये वेरी कॉमन साइड इफेक्ट्स है, मतलब इतना भी सीरियस, मतलब क्रिटिकल साइड इफेक्ट नहीं है, एडीआर नहीं है। तो वी कैन यूज इन द एवरी पेशेंट, है ना। एवरी पेशेंट में आप यूज कर, मतलब किसी भी पेशेंट, मतलब किडनी का पेशेंट है तब पर भी आप यूज कर सकते हो, बट नाइट्रेट्स नहीं यूज कर सकते हो। लीवर का पेशेंट हो तब भी आप यूज कर सकते हो, कार्डियक का पेशेंट हो तब पर भी यूज कर दे, मतलब दिस इज द सेफ ड्रग। कहीं कंट्राइंडिकेशन नहीं है इसका, है ना, कि कहीं पर कंट्राइंडिकेशन नहीं है। दिस इज द वेरी सेफ ड्रग, है ना। ठीक है, तो अब दिस इज द लास्ट टॉपिक, दिस इज द लास्ट टॉपिक, एंटी एंजाइनल, अदर एंटी एंजाइनल ड्रग। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे दिस वन, दिस वन कौन सा?
दिस वन। अदर एंटी एंजाइनल ड्रग में ट्राइमेटाजिडिन, रानोलाजिन, इवाब्रेडिन, ऑक्सीपेड्रिन एंड डाइपेरेंडामोल। ठीक है, तो ये हम 5 ड्रग के बारे में बात करेंगे। वन इज द ट्राइमेटाजिडिन, अनदर इज रानोलाजिन, इवाब्रेडिन, ऑक्सीपेड्रिन एंड डाइपेरेंडामोल। ठीक है, तो एक ही स्लाइड में खत्म हो जाएगा। एक स्लाइड में हमने सारा एक स्लाइड में बना दिया। एक स्लाइड में देखो ट्राइमेटाजिडिन, ओहो बहुत ही ऑथेंटिक है। जो भी अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करता है वो हमारे स्लाइड से पढ़ लेगा तो उसका कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकल जाएगा। ठीक है, तो देखो ट्राइमेटाजिडिन क्या है। ट्राइमेटाजिडिन जो होती है वो एंटी एंजाइनल ड्रग है, बट इसका डायनेमिक क्या है, फार्माकोडायनेमिक कैसे काम करती है, तो एक तरीके का पी फॉक्स इनहिबिटर है। क्या है, पी फॉक्स इनहिबिटर। दिस इज द पी फॉक्स इनहिबिटर, पी फॉक्स इनहिबिटर। ठीक है, तो ट्राइमेटाजिडिन एंड रोनोलाजिन बोथ आर द एक्ट ऑन द पी फॉक्स इनहिबिटर। कोई बता सकता है व्हाट इज द रोल ऑफ पी फॉक्स? तो देखो भैया, पी फॉक्स जो होती है, पी फॉक्स जो रिसेप्टर होती है, जब भी ये रिसेप्टर स्टिमुलेट होगी वो तुम्हारे ब्लड वेसल को क्या कर देगी, कॉन्ट्रैक्ट कर देती है। क्या कर देती है, कॉन्ट्रैक्ट कर देगी। कहने का मतलब जब भी पी फॉक्स रिसेप्टर होगी वो तुम्हारे ब्लड वेसल को क्या कर देगी, कॉन्ट्रैक्ट कर देगी। तो कहने का मतलब ये है, मान लो अगर इस ब्लड वेसल का डायमीटर इतना है, इतना है, लेकिन जब तुमने पी फॉक्स को क्या कर दिया, एक्टिवेट कर दिया है, मतलब एगोनिस्ट रख दे दिया है, तो पहले इतनी थी, पहले देखो इतनी थी, पहले कितनी थी, इतनी थी, लेकिन जैसे ही पी फॉक्स स्टिमुलेटर दिया तो अब ये जो है ब्लड वेसल को कॉन्ट्रैक्ट करके और पतली कर देगी, इतनी कर देगी, इतना कर देगी। तो अब बताओ या पहले वाले में ब्लड वेसल, ब्लड सही जो है ट्रेवल करेगा या सेकंड वाले में? जाहिर सी बात है पहले वाले में, क्योंकि इसका डायमीटर ज्यादा है। तो कहने का मतलब पी फॉक्स को हम स्टिमुलेट ना करके क्या कर दें, इसको इनहिबिट कर दें, तो पहले इतना था, तो अगर इनहिबिशन करने के बाद जो है अब ये इतना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। ठीक है, इतना हो जाएगा। तो ट्राइमेटाजिडिन और रोनोलाजिन जो होती है वो पी फॉक्स इनहिबिटर होती है, और दोनों कैसे दी जाती है, ओरल ड्रग दी जाती है। तो कहने का मतलब इन दोनों के पास जो होगी हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होगी। क्या होगी, हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होगी। ठीक है, मतलब लीवर में से बहुत ज्यादा मेटाबॉलिज्म होगा, लीवर में मेटाबोलाइज होती, यूरिन से जो है ये बाहर आएगी। ठीक है, यूरिन से सिर्फ जो है बाहर आएगी। ठीक है, साइड इफेक्ट देखो दोनों का क्या है, दिस इज द क्यूटी प्रोलॉन्गेशन। क्यूटी प्रोलॉन्गेशन मतलब समझते हो? क्यूटी प्रोलॉन्गेशन का मतलब आपने पढ़ा होगा, आपने ईसीजी पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा, यहाँ पे देखो, आप ईसीजी पढ़े होगे, ईसीजी को पढ़े जब ग्राफ आपने पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा क्यूटी इंटरवल, क्यू एंड टी इंटरवल। तो कहने का मतलब क्यू और टी तक ग्राफ पहुंचने में जो इसका लेंथ है उसको ये क्या कर देगा, बड़ा कर देगा, बड़ा कर देगा। ठीक है, तो कहने का मतलब तुम्हारे हार्ट रेट को ये क्या कर देगा, बढ़ा देगा। ये तुम्हारे हार्ट रेट को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। ठीक है, इसीलिए ये क्या कर देगा, क्यूटी प्रोलॉन्गेशन कर देता है। इसीलिए हम लोग इसको कार्डियक अरिथमिया के केस में नहीं देते हैं। ठीक है, अगर किसी भी पेशेंट को कार्डियक अरिथमिया है तो उस कंडीशन में ट्राइमेटाजिडिन या रानोलाजिन हम लोग यूज नहीं करते हैं, ट्राइमेटाजिडिन और रानोलाजिन यूज नहीं करते हैं। ठीक है, अर्थीमिया के केस में यूज नहीं करेंगे। अभी अर्थीमिया आप नहीं पढ़े हो ना, आगे हम पढ़ाऊंगा अर्थीमिया क्या है, नेक्स्ट टॉपिक वही है, जो जो आप कहोगे वही पढ़ाऊंगा। ठीक है, देखो देखो कंट्राइंडिकेशन की कहाँ पर है, लीवर डैमेज में नहीं देंगे, किडनी डैमेज में नहीं देंगे। अगर किसी को लीवर डैमेज हुआ है या किडनी डैमेज हुआ है तो उस कंडीशन में हम नहीं यूज करेंगे। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट इज द इवाब्रेडिन, दिस इज द थर्ड ड्रग। तो इट्स एक्ट बाय ब्लॉकिंग द हाइपरपोलराइजेशन ऑफ सोडियम एक्टिवेशन करंट, मींस फनी करंट इनहिबिटर। ठीक है, फनी करंट इनहिबिटर है। तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं ये सोडियम चैनल को क्या कर देगा, जो सोडियम चैनल है उसको क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा। अगर इवाब्रेडिन का मोड ऑफ एक्शन देखे तो बेसिकली ये सोडियम चैनल ब्लॉकर है। ठीक है, सोडियम चैनल ब्लॉकर है। कैसे देते हैं, ओरल देते हैं। साइड इफेक्ट क्या है, देखो साइड इफेक्ट है विजुअल डिस्टरबेंस है, मतलब आपके आंखों में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, है ना, विजुअल डिस्टरबेंस है, मतलब दिखाई नहीं देगा, है ना, हल्का फुल्का
जो है विजुअल डिस्टरबेंस होगा। तो कहने का मतलब जब विजुअल डिस्टरबेंस ऑलरेडी ये काज कर रहा है तो ग्लूकोमा और कैटरैक्ट के केस में हम लोग यूज नहीं करेंगे, ठीक है। ग्लूकोमा और कैटरैक्ट के केस में हम यूज नहीं देंगे, मतलब किसी भी आई वाले पेशेंट को हम लोग यूज नहीं देंगे, इवाब्रेडिन हम नहीं देंगे। अगर कोई आई का पेशेंट है उसको अगर हम लोग क्या एंजाइनल पेक्टोरिस है तो उसको हम ये यूज नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट ड्रग है फ्यूजिडिल। नेक्स्ट ड्रग है फ्यूजिडिल, दिस इज द वेरी लेटेस्ट ड्रग। ये क्या है, एकदम लेटेस्ट ड्रग है, एकदम लेटेस्ट ड्रग, अभी जस्ट ही ये रिसर्च हुई है, ठीक है। तो दिस इज द रो काइनेज, मतलब रॉक इनहिबिटर, दिस इज द रो काइनेज एंजाइम है। एक्चुअली ये एंजाइम क्या करती है, तुम्हारे ब्लड वेसल को क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है, ठीक है। ये भी तुम्हारे ब्लड वेसल को क्या कर देती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है। इसीलिए हम लोग रो काइनेज इनहिबिटर को क्या कर देते हैं, इनहिबिट कर देते हैं, जिससे हम लोग इसको क्या करेंगे, डायलेट कर देंगे, इसको डायलेट कर देंगे, है ना। तो फ्यूजिडिल बेसिकली रो काइनेज इनहिबिटर या रोक इनहिबिटर, रोक इनहिबिटर, ठीक है। ठीक है। साइड इफेक्ट क्या है, हाइपोटेंशन। देखो प्रेगनेंसी के केस में हम लोग प्रेग्नेंट लेडी के केस में नहीं देते हैं और किडनी पेशेंट को केस में नहीं गए, रीनल एम्पेयरमेंट के केस में नहीं देते हैं, ठीक है। एंड लास्ट ड्रग क्या है, डाइपरिडामोल। क्या है, डाइपरिडामोल। तो डाइपरिडामोल एक एंटी प्लेटलेट ड्रग है। बेसिकली दिस इज द फास्फोडाइएस्ट्रेज इनहिबिटर, फास्फोडाइएस्ट्रेज इनहिबिटर। ओरल दी जाती है। एडवर्स इफेक्ट क्या है, ब्लीडिंग है, ब्लीडिंग है ना, ब्लीडिंग है। तो कहने का मतलब डाइपरिडामोल को हम लोग किसी भी ब्लीडिंग प्रॉब्लम में नहीं देंगे। मतलब अगर किसी को सर्जरी हुआ है, सर्जरी वगैरह हुआ है तो उस कंडीशन में वी, सर आई एम नॉट एबल टू सी। ठीक है। ओ नहीं दिखाई दे रहा है, चलो कोई नहीं, है ना, नहीं दिखाई दे रहा है। तो डाइपरिडामोल आप याद रख लो कि डाइपरिडामोल है, दिस इज द लास्ट ड्रग है डाइपरिडामोल का, है ना। डाइपरिडामोल का क्या है, ये लास्ट ड्रग है, दिस इज द लास्ट ड्रग ऑफ डाइपरिडामोल, है ना। तो अगर कोई पूछता है कि ट्राइमेटाजिडीन यूज होता है, बिल्कुल यूज होता है एंजाइनल पेक्टोरिस को। रानोलाजिन यूज होता है, बिल्कुल होता है। इवाब्रेडिन यूज होता है, बिल्कुल। फ्यूजिडिल यूज होता है, डाइपरिडामोल यूज होता है, बिल्कुल यूज होता है। तो दीज आर द अदर एंटी एंजाइनल ड्रग यूज फॉर द ट्रीटमेंट। वीडियोस बनाने हैं, फिल्मोरा है ना।